बच्चों, तो देखिए आज मैं आपको फिजिक्स क्लास 11th में यूनिट 6 के अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ाऊंगा। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण पढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ों पर प्रकाश डालते हैं। देखिए, रात्रि के समय जब हम आकाश की तरफ देखते हैं तो आकाश में हमें कुछ आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं, जिनका अध्ययन हम खगोल विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। जो आकाशीय पिंड दिखाई देते हैं उनमें से कुछ तारे होते हैं, कुछ ग्रह होते हैं, कुछ उपग्रह भी होते हैं। अब क्वेश्चन बनता है कि तारे क्या होते हैं? तो तारे वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, अर्थात स्वयं के प्रकाश के कारण वो हमें दिखाई देते हैं। इसके बाद आता है ग्रह। ग्रह वे आकाशीय पिंड होते हैं जिनका स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता है, बल्कि तारों के प्रकाश के कारण दिखाई देते हैं, क्योंकि तारों का प्रकाश ग्रहों के ऊपर आपतित होता है और परावर्तित होकर जब हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो वो ग्रह हमें दिखाई देते हैं। उपग्रह भी आकाशीय पिंड होते हैं जो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ठीक, इसके बाद कभी कभी हमें आकाश में यह बात भी दिखाई देती है कि कुछ तारों का समूह भी हमें दिखाई देता है। बहुत सारे तारे हमें पास पास दिखाई देते हैं, तो तारों के इस समूह को बोलते हैं हम तारामंडल। इसके बाद देखा होगा रात्रि में कभी कभी हमें बहुत सारे तारे एक सफ़ेद नदी के रूप में दिखाई देते हैं, अर्थात एक ऐसा लगता है जैसे तारों की एक नदी हो। तारों की इस नदी को हम मिल्की वे या आकाश गंगा भी कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मांड में करोड़ों आकाश गंगा हैं, करोड़ों मिल्की वे हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन आगे करेंगे। अभी हम सिर्फ अध्ययन करेंगे तारे और ग्रहों के बारे में। ठीक है, तो हमारे जो ब्रह्मांड में जो सबसे बड़ा तारा है जो हमारी आकाश गंगा में है वो है सूर्य। तो सूर्य एक तारा है। इस सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या 9 थी। उनमें से एक ग्रह जो सबसे आखिरी में था उसको कुछ समय पहले ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया है। अब हमारे ब्रह्मांड में सिर्फ 8 ग्रह, जिनका नाम है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया है, इसलिए प्लूटो अब हमारे ब्रह्मांड का ग्रह नहीं है। इसलिए अब हमारे ब्रह्मांड में ग्रहों की संख्या सिर्फ 8 है। ठीक, चलिए अब आता है हमारा यहाँ से एक अगला प्रश्न कि केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिखिए। केपलर ने ग्रहों की गति के लिए कुछ नियम बनाए थे, वो क्या थे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का प्रश्न है केपलर के ग्रहों की गति के नियम। केपलर के ग्रहों के गति के नियम। गति के नियम। केपलर ने ग्रहों की गति के निम्न 3 नियम प्रतिपादित किए थे। प्रथम नियम था, प्रथम नियम ये कहता है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है। मान लीजिएगा कि ये सूर्य है, एस मतलब सन, प्रत्येक ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार, देखिए वृत्त ऐसा होता है और दीर्घवृत्त ऐसा होता है, या तो ऐसा लिख दें या ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, ये एक्स अक्ष पर और ये वाई अक्ष पर। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, कुछ इस प्रकार से। मान लीजिएगा कि ये कोई ग्रह है तो ये इस मार्ग में कैसे चक्कर लगाएगा, कुछ ऐसे, कुछ इस प्रकार से। तो प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में या दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है, जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। दीर्घवृत्त के 2 फोकस होते हैं, एक जे और एक यहाँ पर। तो एक फोकस पर सूर्य स्थित माना जाता है। ठीक,
दूसरा नियम यह होता है कि ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी ऐसा समझ लीजिएगा कि देखिए ये तो हो गया ग्रह और ये सूर्य, दोनों को मिलाने वाली रेखा ये। अब ये ग्रह इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। मान लीजिएगा कि ये टी सेकंड में इस बिंदु ए से बी पर पहुंच जाता है। यहां से कहां पहुंच गया? यहां पर बी पर। तो देखिए पहले कहां ए बिंदु पर था तो सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा ये थी। अब बी पर पहुंच गया तो ये रेखा ये बन जाएगी। अब देखिए जब वो ए से बी पर पहुंचा है तो उसने इतना क्षेत्रफल तय किया। टी सेकंड में ए से बी पर पहुंचा, कितना क्षेत्रफल तय किया? जो रेखांकित है। अब ग्रह तो अपनी चाल कंटिन्यू जारी रखे। मान लीजिए कुछ समय बाद ग्रह यहां पर पहुंच जाता है, इसको मैं ए डैश नाम दे रहा हूं। अब देखिए ए डैश को हम सूर्य से मिलाएंगे। टी सेकंड बाद उतने ही समय पश्चात जी ए डैश से कहां पर पहुंच, ठीक है। तो अब ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा ये बन जाएगी। कितना क्षेत्रफल तय किया? ये वाला क्षेत्रफल। तो नियम जो होता है कि ग्रह और सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। इसे क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टी सेकंड में ए से बी पर पहुंचा और उसी टी सेकंड में ए डैश से बी डैश पर पहुंचा। जब ए से बी पर पहुंचा तो कितना क्षेत्रफल तय किया जी? जब ए डैश से बी डैश पर पहुंचा तो कितना क्षेत्रफल तय किया जी? तो यह क्षेत्रफल और यह क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे? समान होंगे। तो ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। इसे क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम आता है हमारा कि ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग। परिक्रमण काल मतलब जो ग्रह है वो सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, उसको बोलते हैं परिक्रमण काल। तो मान लीजिए जब एक चक्कर लगा देगा तो ये क्या हो जाएगा? इसका परिक्रमण काल। तो ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल टी का वर्ग, ग्रह की सूर्य से दूरी, मान लीजिए ग्रह की सूर्य से दूरी है आर, सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा नियम क्या होता है? ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ती जाती है उनको एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय भी बढ़ता जाता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि जो परिक्रमण काल है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? दूरी पर। तो ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे परिक्रमण काल का नियम भी कहते हैं। ठीक है। तो केपलर के गति के नियम आप लिख सकते हैं। केपलर के ग्रहों की गति के नियम बहुत ही सिंपल है, 3 नियम है। पहला नियम क्या है? प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाता है जिसके एक फोकस पर सूर्य स्थित होता है। इसे कक्षा का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम क्या आता है? ग्रह तथा सूर्य को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह की क्षेत्रीय चाल नियत होती है। इसे क्षेत्रफल का नियम भी कहते हैं। तीसरा नियम क्या आता है? ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग ग्रह की सूर्य से दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो इस तरह हम केपलर के ग्रहों की गति के नियम लिख सकते हैं। तो देखिए अब आता है हमारा अगला प्रश्न, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है? तो इस नियम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसकी इतिहास के बारे में समझते हैं। क्या हुआ था कि एक बार वैज्ञानिक न्यूटन एक बगीचे में सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। पेड़ से एक सेब टूटकर उनके सिर के ऊपर गिरता है। जैसे ही फल उनके सिर से टकराता है उनके दिमाग में एक सोच विकसित होती है। उनके दिमाग में एक विचार आता है कि यह
सेब नीचे के लिए ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया। बाद में इसके ऊपर अध्ययन किया और यह निष्कर्ष सामने निकल के आया कि प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अर्थ इसका मतलब ये हुआ कि इस सेब को पृथ्वी ने अपनी ओर किसी आकर्षण बल द्वारा खींचा है। इसका मतलब ये हुआ ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। पिंडों का द्रव्यमान जितना अधिक होता है उनके मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल भी उतना ही अधिक होता है। इसके अलावा यह आकर्षण बल दोनों पिंडों के बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। दोनों पिंडों के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल भी उतना ही कम होगा। तो जो आकर्षण बल है वो पिंडों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है और पिंडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है उसको हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक, ये सभी पिंडों पर लागू होता है, ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर लागू होता है, इसलिए इसको सार्वत्रिक बोलते हैं। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम लिखिए। तो देखिए नियम क्या होता है, मैं लिख रहा हूं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा लिखेंगे, किन्हीं भी दो, सभी पिंडों पर लागू होता है, किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्टेड कॉमा। मान लीजिए हमारे पास दो पिंड हैं। एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है m1 और दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान है m2। ठीक है, दोनों के जो बीच की दूरी है उनके केंद्र से ली जाती है, इस बात का विशेष ध्यान रखना। दोनों पिंडों के जो बीच की दूरी है वो r। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि माना m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है। माना m1 व m2 द्रव्यमान, m1 व m2 द्रव्यमान के दो पिंड एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर स्थित है, तब इस नियम क्या कहता है कि किन्हीं भी दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल F पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल, तो दोनों पिंडों का द्रव्यमान और दोनों का गुणा, पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। समीकरण नंबर 1, तथा उनके बीच की दूरी कितनी r, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो नीचे लिखते हैं, बटे में लिखते हैं। ठीक है, तो जेई समानुपाती का निशान है, जेई व्युत्क्रमानुपाती का भी है। यदि वो नीचे लिखा है तो इसको हम व्युत्क्रमानुपाती पढ़ सकते हैं। जे समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को मिला दें। समीकरण 1 व 2 को मिलाने पर 1 व 2 को
मिलाने पर, मिलाएंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट कॉमन रहता है और राइट साइड में गुणा हो जाता है, तो ये आ जाएगा m1m2/r²। ये समानुपाती हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे कैपिटल जी। यहाँ पर ये नियतांक फिक्स है, के नहीं लगाना है आपको, m1m2/r², जैसे का जैसे। जहाँ जी एक नियतांक है, कैपिटल जी एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह ब्रह्मांड के सभी पिंडों के लिए यह नियतांक एक समान होता है। लिख देंगे जहाँ कैपिटल जी एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, ठीक है। एसआई पद्धति में इसका मान इसकी जो वैल्यू लिख रहा हूं जो फिक्स वैल्यू होती है, इसको आप ध्यान रखना, 6.67 × 10⁻⁻11। देखिए यहां से इसका मात्रक निकालेंगे तो जी क्या आ जाएगा, आर तो गुणा में आ जाएगा और m1m2 भाग में आ जाएगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। देखिए f × r² /m1m2 = g। तो यहां से इसका मात्रक निकालेंगे तो देखिए बल, f मतलब बल, इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन। r दूरी है तो दूरी का मीटर, वर्ग लगाए तो वर्ग, और बटे m क्या है, द्रव्यमान, तो इसका किलोग्राम, इसका भी किलोग्राम, तो किलोग्राम × किलोग्राम यानी कि स्क्वायर। तो g का क्या बन जाएगा मात्रक, न्यूटन × वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ न्यूटन × वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम, ठीक होता है। तथा इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र भी यहीं से निकाल दें। देखिए इधर लिख रहा हूं मैं, बल का तो क्या हो जाएगा, mLt-2, मीटर यानी L, वर्ग है तो वर्ग लगा दे, बटे किलोग्राम यानी द्रव्यमान, वर्ग है तो वर्ग। देखिए एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, जे m ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो m-1, L3 हो जाएगा, L3 और T-2। तो इसका विमीय सूत्र क्या बन जाएगा, m-1 L3 T-2, ठीक है। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो इस तरह आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम लिख सकते हैं। अब यहाँ से एक चीज़ और निकल के आती है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है, या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, सार्वत्रिक भी जोड़ सकते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले को लिखें। हम जानते हैं, ठीक है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम F = G m1m2/r², ठीक है। हम लिखेंगे यदि m1 = m2 = 1, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों वस्तुओं का जो द्रव्यमान है वो 1-1 किलोग्राम है, एकांक है, किलोग्राम भी लिख सकते हैं, यानी दोनों वस्तु कितने कितने द्रव्यमान की है, 1-1 किलोग्राम की। r = 1 मीटर, यानी दोनों वस्तुएं कितनी दूरी पर रखी हैं, 1 मीटर की दूरी पर। ये वैल्यू इसमें पुटअप कर दें तब क्या आ जाएगा, तब F बराबर आ जाएगा G। तो देखिए कैपिटल G की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, कैपिटल G किसके बराबर आ गया, गुरुत्वाकर्षण, कैपिटल G जो है वो किसके बराबर आ गया, गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। तो देखिए क्या होता है इसकी डेफिनेशन,
एकांक दूरी पर स्थित, यानी दोनों वस्तु कितनी दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर। एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान, यानी दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान कितना, 1-1 किलो। दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान 1-1 किलोग्राम है। दोनों वस्तु कितनी दूरी पर स्थित है, 1 मीटर की। अब जो दोनों वस्तुओं के मध्य में जितना बल लग रहा होगा, एक वस्तु दूसरी वस्तु को जितने बल से खींच रही है, उस बल को ही बोलेंगे गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अर्थात एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान की वस्तुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। लिख सकते हैं इसको। अर्थात एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान की दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ही गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है हमारा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण, देखिए त्वरण के बारे में तो आपने पहले ही पढ़ा है कि जब किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है तो उसको त्वरण कहते हैं। यहाँ गुरुत्वीय त्वरण है, तो यहाँ पर किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन किसके कारण होगा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जैसे सपोज कीजिए जो कोई वस्तु है, यहाँ से जैसे ही हम छोड़ेंगे पृथ्वी इस पर क्या करेगी, एक आकर्षण बल लगाएगी और उस आकर्षण बल के कारण इसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा। जब इसके वेग में परिवर्तन होगा तो उसको त्वरण न बोलकर हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी के कारण या किसी भी पिंड के कारण, ब्रह्मांड के और पिंडों के कारण भी ऐसा हो सकता है। यहाँ पर हम सिर्फ पृथ्वी के लिए पढ़ेंगे तो पृथ्वी के कारण भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है कि पृथ्वी के कारण या किसी पिंड के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के कारण या किसी भी पिंड के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक, और इसे स्मॉल जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो गुरुत्वीय त्वरण को हम किससे लिखते हैं, स्मॉल जी से। इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि पृथ्वी के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, या किसी भी पिंड के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं और इसे स्मॉल जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका जो मान होता है वो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, 9.8 या 10। कैसी राशि है, सदिश राशि। विमीय सूत्र आप इसका जानते ही हैं, त्वरण का क्या होता है, m0LT-K2। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, पृथ्वी के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे स्मॉल जी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसका विमीय सूत्र mLT-2 होता है। यह एक सदिश राशि है और इसका मान पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। यदि पृथ्वी से हम गहराई में जाते हैं तो भी इसका मान घटता है, पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं तब भी इसका मान घटता है। दोनों स्थितियों में ही इसका मान घटता है और इसका सबसे अधिक मान होता है पृथ्वी तल पर या समुद्र तल पर। ठीक है, तो 9.8 स्मॉल जी की अधिकतम वैल्यू है। तो यहाँ पर हम इस बात को भी बोल सकते हैं कि स्मॉल जी का मान है वो भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। चलिए अब आता है हमारा अगला प्रश्न, स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर। स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में अंतर, या इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण तथा गुरुत्वाकर्षण नियतांक में अंतर लिखिए। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आता है। देखिए कैसे लिखेंगे, मैं राइट साइड में इसको लिख ले रहा हूँ और लेफ्ट में इसको लिख ले रहा हूँ। हालांकि इससे कोई अंतर नहीं है, आप अपनी सुविधा के अनुसार भी लिख सकते हैं। देखिए पहला पॉइंट दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी। दोनों की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई थी, फिर से बता रहा हूँ। एकांक दूरी पर, इसके बारे में, एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के दो पिंडों के मध्य लगने वाले
आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसकी क्या लिखेंगे? पृथ्वी के कारण किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इसका जो मान होता है वो अभी आया था कितना? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू वर्ग मीटर प्रति किलोग्राम, वर्ग किलोग्राम। ठीक है, जो स्मॉल जी का मान आया था। तो एसआई पद्धति में इसका मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू वर्ग मीटर प्रति वर्ग किलोग्राम होता है। इसका मान भी निकल के आया था। एसआई पद्धति में इसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा? इसका जो मान होता है वो सभी स्थानों पर एक समान होता है, अर्थात इसका मान नियत होता है। ठीक है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि इसका मान सभी स्थानों पर एक समान होता है। इसका मान सभी स्थानों पर कैसा होता है? एक समान। इसका मान सभी स्थानों पर एक समान होता है और इसका मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसका विमीय सूत्र लिख दो। इसका विमीय सूत्र आया था m-1 L3T-2। ठीक है, कैपिटल जी का विमीय सूत्र, यानी इसका विमीय सूत्र यह होता है। स्मॉल जी का अभी मैंने बताया था m0 Lt-2, तो इसका विमीय सूत्र यह होता है स्मॉल जी का। तो जी हमारा चौथा पॉइंट हो जाएगा। पांचवा पॉइंट क्या हो जाएगा? यह जो है जी अदिश राशि है। ठीक है, कैपिटल जी कैसी राशि होती है? अदिश राशि। और जे कैसी राशि होती है? सदिश। तो वैसे एक आध पॉइंट और भी बन सकता है, तो हम इसके 5 पॉइंट यदि लिख देते हैं तो हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 5 पॉइंट से ज़्यादा कभी पूछे नहीं जाते, मैक्सिमम 4 पॉइंट पूछे जाते हैं। तो स्मॉल जी और कैपिटल जी में आप अंतर लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह हमारा यह क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है।